रात का वक्त है। तारीख 5 सितंबर 2017 है। न्यूयॉर्क सिटी की हवा में एक अजीब सी खामोशी है। हर रात 12 बजे एक कंपनी का नाम लोगों की रगों में डर भर देता है, डेथकास्ट। ये कंपनी हर दिन आधी रात को उन लोगों को फोन करती है जिन्हें अगले 24 घंटे के अंदर मरना होता है। एक कॉल और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इसी रात 12:22 पर एक लड़का, माटेओ टोरेस, अपने छोटे से कमरे में बैठा है। दीवार पर कुछ पुराने पोस्टर हैं, बगल में अधूरी किताबें और सामने लैपटॉप की नीली रोशनी। वो हमेशा से थोड़ा शर्मीला, थोड़ा डरपोक और बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान रहा है। उसे बाहर की दुनिया से डर लगता है, एक्सीडेंट से, ऊंचाई से, लोगों से, सब चीजों से। लेकिन आज उसके फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम उसके दिल की धड़कन रोक देता है, डेथकास्ट कॉलिंग। वो कांपते हाथों से फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक शांत सी महिला की आवाज आती है, हेलो, क्या आप माटेओ टोरेस हैं? हमें अफसोस है, लेकिन आपको बताना है कि आप अगले 24 घंटे में मरने वाले हैं। माटेओ की सांसें भारी हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे याद आता है उसके पापा अस्पताल में कोमा में हैं। माँ बहुत पहले मर चुकी हैं। उसके पास कोई नहीं जिसके साथ वो अपने आखिरी दिन को बांट सके। वो बिस्तर पर बैठा रह जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, बस दिल की तेज धड़कने। वो सोचता है, क्या मैं बस ऐसे ही मर जाऊं, बिना कुछ किए, बिना जिए? उसी पल उसके अंदर कहीं कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। वो धीरे से कहता है, अगर अब नहीं जिया तो कभी नहीं जी पाऊंगा। इसी शहर के किसी और कोने में उसी वक्त एक और लड़का, रूफस मिटेरियो, अपनी जिंदगी के सबसे गुस्से वाले पल में है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड से झगड़ रहा है। गुस्से में उसे जोर से पीट देता है और तभी उसका फोन भी बजता है। वही रिंगटोन, वही शब्द, हेलो, हमें अफसोस है, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो पहले हंस देता है, फिर चुप हो जाता है। उसके दोस्तों टैगो और मैल्कम के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं डेथकास्ट कभी गलती नहीं करती। रूफस एक ऑर्फन है। उसके माँ बाप और बहन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डूबकर मर गए थे। अब वो एक फॉस्टर होम में रहता है जिसका नाम है प्लूटो। जैसे वो प्लानेट जिसे लोगों ने असली ग्रहों की सूची से हटा दिया, लेकिन वो फिर भी अपनी पहचान रखता है। रूफस भी वैसा ही है, मजबूत, जिद्दी, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो सोचता है, शायद ये मेरा मौका है सब सही करने का। दूसरी तरफ माटेओ अपने कमरे में बैठा है, ये सोचते हुए कि वो किससे बात करे, क्या करे, कहाँ जाए। वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो वो डाउनलोड करता है एक दी लास्ट फ्रेंड। यह ऐप उन लोगों के लिए बना है जो मरने से पहले किसी के साथ आखिरी दिन बिताना चाहते हैं। माटेओ अपने प्रोफाइल में लिखता है, मैं 18 साल का हूँ, ज्यादा बाहर नहीं निकलता, पापा कोमा में हैं, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं आज जीना चाहता हूँ। वो फोटो डालता है जिसमें वो हंस रहा है, लुइगी की टोपी पहने, और उसी वक्त ऐप पर एक और लड़का लॉगिन करता है, रूफस। वो लिखता है, किसी साथी की तलाश है जिससे मैं अपने आखिरी दिन को सही तरीके से जी सकूं। और कुछ ही देर में दोनों की प्रोफाइल्स मैच हो जाती हैं। माटेओ पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर रूफस को मिलने के लिए हाँ कह देता है। रात के सन्नाटे में दोनों की पहली मुलाकात होती है। माटेओ थोड़ा नर्वस, आंखों में डर। रूफस मुस्कुराता है, कहता है, भाई, आज हम मरने वाले हैं, तो क्यों न पहले जी लें। माटेओ हल्की सी मुस्कान देता है, चलो जीते हैं। सुबह होते ही दोनों शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पहली बार माटेओ किसी अनजान के साथ सड़क पर इतना खुलकर चल रहा है। रूफस उसे अपने पसंदीदा पार्क में ले जाता है, बाइक पर घुमाता है, बारिश में भीगाता है। माटेओ पहली बार हवा को महसूस करता है, जैसे वो अब तक किसी कैद में था। वो कहता है, मुझे लग रहा है जैसे जिंदगी पहली बार मेरे अंदर सांस ले रही है। रूफस मुस्कुराता है, जिंदगी हमेशा हमारे अंदर थी, बस हमें उसे बाहर लाना था। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो दोनों शहर के हर हिस्से में जाते हैं। एक म्यूजिक कैफे में जहां रूफस गिटार बजाता है, एक म्यूजियम में जहां माटेओ सितारों को देखता है, और फिर एक झूले पर जहां दोनों आसमान को देखते हुए बात करते हैं कि मौत कैसी होगी। माटेओ कहता है, शायद मौत डरावनी नहीं होती, बस अचानक आती है। रूफस जवाब देता है, डर मौत से नहीं,
अधूरी जिंदगी से होना चाहिए। शाम होने लगती है। माटेओ अपने पिता के अस्पताल जाता है। वो पापा का हाथ पकड़कर कहता है, आप शायद मुझे नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैं अब डरता नहीं हूं। मैं आज बहुत खुश हूं। वो चुपचाप आंसू पोंछता है और बाहर निकल आता है। रूफस उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों बस देखते हैं। शहर की भीड़, कारों की रोशनी और वो पल जो हमेशा के लिए उनका हो गया। रात गहराती है। वो दोनों एक छत पर जाते हैं जहां से पूरा न्यूयॉर्क जगमगाता दिखता है। माटेओ धीरे से कहता है, रूफस, अगर मैं आज मर गया तो मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ ये दिन जिया। रूफस उसकी तरफ देखता है और कहता है, हम दोनों मरने वाले हैं, पर दुनिया याद रखेगी कि हमने कैसे जिया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उस पल में दुनिया रुक जाती है। एक छोटा सा चुंबन जिसमें पूरी कहानी छिपी है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में शांति। रात खत्म होने से पहले दोनों एक फोटो लेते हैं। कैप्शन, हम जिए, सच में जिए। सुबह का सूरज उगता है। माटेओ उठता है, मुस्कुराता है और रूफस के लिए नाश्ता बनाने लगता है। वो गैस स्टोव चालू करता है, लेकिन ध्यान नहीं देता कि गैस लीक हो रही है। वो गाना लगाता है, वही गाना जो दोनों ने रात को सुना था। रूफस बाहर गया होता है किसी काम से। जब वो लौटता है, घर उड़ चुका होता है। आसमान में धुआं और जमीन पर खामोशी। माटेओ चला गया। रूफस कुछ देर तक वहीं खड़ा रह जाता है। आंखों से आंसू नहीं निकलते, बस एक मुस्कान। तू जिया माटेओ, सच में जिया। वो अपनी साइकिल उठाता है, हेडफोन लगाता है और शहर की सड़कों पर निकल जाता है। संगीत बजता है, हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो कहता है, अब डर नहीं लगता, जिंदगी से मिल चुका हूं। और फिर एक पल में एक कार उससे टकराती है और रूफस भी चला जाता है। दोनों मर जाते हैं, जैसे किताब का नाम कहता है, दे बोथ डाई एट द एंड। लेकिन उनका आखिरी दिन पूरी जिंदगी बन गया। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में होती है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप खुलकर जी लो तो एक दिन भी काफी है। माटेओ ने रूफस को प्यार करना सिखाया और रूफस ने माटेओ को जीना सिखाया। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई डरते हुए पहला कदम उठाता है, हर बार जब कोई जिंदगी को गले लगाता है, तो कहीं न कहीं माटेओ और रूफस फिर से जिंदा हो जाते हैं। और यही इस कहानी का संदेश है। हम मौत से नहीं बच सकते, पर हम जिंदगी से मिल सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुननी हैं, तो याद रखना, हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए उसे पूरी तरह जी लो, क्योंकि शायद यही जिंदगी का असली मतलब है।